अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज का टॉपिक जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, उसमें हमने डिटेल से हमने पढ़ा था। और हमने प्रीवियस लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन का, सिंगल रेस्पिरेशन का जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम इसी एरोबिक रेस्पिरेशन को हम कंप्लीटली, बल्कि उसके पहला स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बारे में हमने डिटेल से हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा एनर्जी देता है, क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जबकि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, बल्कि इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और वहाँ पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनते, वहाँ पर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते। और क्योंकि वहाँ पर एक केस में आपके पास अल्कोहल बनता है और दूसरे को केस में आपके पास लैक्टिक एसिड बनता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, जिसके नतीजे में आप कह सकते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते। दैट्स वाई वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन या जो सिंगल रेस्पिरेशन है, उसका पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये दो अल्फाज से बना है, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, मीन्स breakdown of glucose molecule into two molecules of pyruvic acid। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल। साथ साथ 2 ATP मॉलिक्यूल भी पैदा होते हैं। एक्चुअली ATP मॉलिक्यूल पैदा होते हैं इसी प्रोसेस में 4 और 2 कंज्यूम होते हैं। जब हम टोटल से जो कि 4 है 2 को माइनस कर ले तो नेट ATP जो होते हैं आपके पास 2 आ जाते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आपके पास 2 NADH2 भी पैदा होते हैं, 2 NADH2। लेकिन ये जो है ये इनडायरेक्ट ATP देते हैं, क्योंकि NADH2 जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से फिर आपको ATP प्रोवाइड करते हैं। एक NADH2 जो होता है वो 3 ATP प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैदा होते हैं 2 NADH2, तो टोटल 6 ATPs पैदा होते हैं। लेकिन जो 6 ATPs ग्लाइकोलाइसिस देता है ये क्या, ये इनडायरेक्ट ATPs है फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, और 2 जो डायरेक्ट देता है वो डायरेक्ट ATPs है। एमसीक्यूज में आ सकता है अगर कहीं आ जाए कि इनडायरेक्टली ATPs कितने देते हैं ग्लाइकोलाइसिस, तो फिर आप कह सकते हैं कि 6, ठीक है, क्योंकि 2 NADH है तो इस वजह से ये 6 है। और इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो 2 फेजेस में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज मीन जिसमें सेल जो होता है प्रिपरेशन करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज में जो कि आपके पास ये जो आपके पास स्टेप नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल जिसको मैं मेंशन कर लूँ, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से लेकर यहाँ तक ये जो आपके पास स्टेप है ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास प्रिपरेटरी फेज है, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है 2 ट्रायोजेस में, ट्रायोज फास्फेट में जो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होते हैं। ये आपका प्रिपरेटरी फेज है। फिर इसके बाद जो है जो नेक्स्ट, जो कि अगर आप इधर भी आप आ जाए, ये जो आपके पास स्टेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक अप टू द पायरुविक एसिड फॉर्मेशन, ये आपके पास ऑक्सीडेटिव फेज है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब प्रिपरेटरी फेज मीन्स यहाँ पर सेल कुछ प्रिपरेशन करते हैं। जिस तरह कि आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, तो सबसे पहले आप उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर उसको कुछ एनर्जी देते हैं, और एनर्जी मीन्स कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके बाद फिर उसी चीज़ से आपको फिर आउटपुट भी मिलता है। मतलब पहले आपने कुछ खर्च करना होता है, फिर आखिर में जो है वो फिर आपको देता है। तो
ये फिर क्या है, आपके पास ये प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज होता है। तो प्रिपरेटरी फेज में सेल ने कुछ खर्चा करना है और जिसके नतीजे में फिर आखिर में क्या देना है, ऑक्सीडेटिव फेज में से कुछ आउटपुट देना है, जिस तरह की दो पायरुवेट एसिड मॉलिक्यूल की शक्ल में आउटपुट मिल जाता है, जो आगे जो होता है फिर कहाँ पर जाता है, लिंक रिएक्शन में, देन क्रेब्स साइकिल एंड देन एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है कि ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज C6H12O6। अब सबसे पहले एटीपी जो होता है इसकी मौजूदगी में एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जिस तरह कि मैंने आपको बता दिया कि जब सबसे पहले सेल उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, सेल कुछ उसको प्रिपेयर करता है, फिर आगे जो है वो अपने प्रोडक्ट उससे लेते हैं, जिस तरह के दो पायरुवेट एसिड मॉलिक्यूल या कोई और प्रोडक्ट उससे लेते हैं, एटीपीज NADH2। तो एटीपी की मौजूदगी में ग्लूकोज जो होता है ये फास्फोराइलेट हो जाता है। फास्फोराइलेशन क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस के साथ, किसी मॉलिक्यूल के साथ फास्फेट जो होता है कंबाइन हो जाता है तो हम कहते हैं फास्फोराइलेशन हो गया इसका। तो ग्लूकोज जो होता है एटीपी की मौजूदगी में क्या हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ साथ इसी स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, हेक्सोकाइनेज। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये एटीपी और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये रेड में जो शो किए, मैंने एंजाइम भी हर एक स्टेप के लिए शो किए हैं। चूँकि ये एंजाइम जो है आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चे जो होते हैं वो एंजाइम के बारे में पूछते हैं, एंजाइम को पूछने का शौक़ रखते हैं, उसको याद करने का शौक़ रखते हैं। इसी वजह से वो खास बच्चे जो कि एंजाइम के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं, उसके लिए मैंने एंजाइम को भी मैंने मेंशन किया है कि हर एक स्टेप जो होता है उसको कैटालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जब ग्लूकोज एटीपी की मौजूदगी में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पर तो ग्लूकोज था, इसमें तो कोई फास्फेट मौजूद नहीं था, लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेट भी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। ये फास्फेट कहाँ से आ जाता है, एक्चुअली ये जो एटीपी है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ये ADP R+1 इनऑर्गेनिक फास्फेट, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये प्लस 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो आपके पास इनऑर्गेनिक फास्फेट है ये क्या हो जाता है, ये इसी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच हो जाता है, इसी वजह से ये आपके पास बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज द फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। चूंकि ये आइसोमर्स है आपस में, इसी वजह से इसमें आइसोमेरेज एंजाइम जो होता है शामिल होता है, और ये आइसोमर्स में का जो फार्मूला होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जिस तरह कि आप लोगों ने ग्लूकोज को पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कि अल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज जो ये कीटोज शुगर है, ठीक है। बाकी ये आपस में आइसोमर्स है, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, C6H12O6। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट फिर कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। अब यहाँ पर फिर एटीपी जो होता है इन्वॉल्व होता है। अगर आप देखें इसी पूरे रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसी ग्लाइकोलाइसिस के अलावा किसी और जगह पर कहीं भी एटीपी का जिक्र नहीं है, किसी जगह पर भी एटीपी की प्रोडक्शन, किसी एटीपी की यूटिलाइजेशन का जिक्र नहीं है। सारे जो स्टेप्स हैं बाकी में एटीपी पैदा होते हैं, कोई प्रोडक्ट देते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस एक वाहिद एक ऐसा स्टेप है जिसमें एटीपी जो होता है दिया जाता है, एटीपी इसमें इस्तेमाल होता है। ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि कौन से स्टेप में एटीपी यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो वो ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें पहले स्टेप में भी यूटिलाइज होता है, फिर थर्ड स्टेप में भी यूटिलाइज हो जाता है। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट 1,6 डाइफॉस्फेट, यहाँ पर तो हमने पढ़ा था कि फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पर तो फिर 1,6 डाइफॉस्फेट मतलब डाइफॉस्फेट में 2 फास्फेट या बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं।
दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर डाइफॉस्फेट में दो फॉस्फेट है, एक कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो गया और एक कार्बन नंबर 6 के साथ पहले से अटैच था, ठीक है। इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, साथ साथ एटीपी भी इन्वॉल्व होता है। अब एटीपी जो होता है वो क्या हो जाता है, वो तो एडीपी प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कार्बन नंबर 6 के साथ एक फॉस्फेट पहले से मौजूद था, लेकिन जो कार्बन नंबर फर्स्ट है इसमें ही एटीपी का जो ये फॉस्फेट है ये किधर अटैच हो जाता है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ अटैच हो जाता है। इसी वजह से दो फॉस्फेट हो जाते हैं, हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब दो एटीपी जो होते हैं यहाँ पर इस्तेमाल हो गए, आगे ये आपको 4 एटीपी देगा। अब देखिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये सारे 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो ट्राइयोजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको DAP से भी हम सिंपली डिनोट करते हैं, या DHAP डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और दूसरा जो ट्राइयोस फॉस्फेट है वो क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 3PGAL से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, या सिंपली फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो आप लोगों ने केल्विन साइकिल में पढ़ा था, डार्क रिएक्शन में आप लोगों ने जो पढ़ा था। इसको G3P भी कहा जाता है। G3P में G स्टैंड फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 मतलब कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और फॉस्फेट, तो G3P या 3PGL या सिंपली PGL भी कहा जाता है इस कंपाउंड को, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। जब आपके पास फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट दो ट्राइयोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये आपके पास प्रेपरेटरी फेज जो होता है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है यहाँ से शुरू हो जाता है, ये आपके पास में ऑक्सीडेटिव फेज जो कि यहाँ पर भी मैंने शो किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये बेसिकली आपके पास अगर मैं ये आपस में आइसोमर्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, एक तो आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना है, साथ साथ आपके पास ये डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये भी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एज ए रिजल्ट आपके पास दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपके पास बन जाते हैं। एक तो ये पहले से बना है इज रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये पहले से बना है, लेकिन साथ साथ ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से क्या हो जाता है, ये जो आपके पास डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, 2। कैसे, एक पहले से बना है और एक ये भी कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के मॉलिक्यूल में, रिजल्ट 2 मॉलिक्यूल। तो बाद जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से भी अपने लिए ये स्टेप होता है, और दूसरा जो इसके रिजल्ट में बना है उससे भी अपने लिए सेम स्टेप्स बनते हैं। बजाय इसलिए कि हम इसको सेपरेट ये भी लेंगे और दूसरा भी इस तरीके से लेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक दफ़ा लिखते हैं लेकिन सिर्फ 2 का लफ्ज़ हम इसमें ऐड करते हैं, 2, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड का 3 फॉस्फेट का ये 2 दफ़ा होता है। तो हर जगह पर हर स्टेप पे हमने 2 को मेंशन किया, देखिए हर जगह पर ये 2 मेंशन आया है, 2 पायरुवेट एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं। वो क्यों, क्योंकि ये 2 दफ़ा होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, हम इसको एक दफ़ा करते हैं लेकिन 2 दफ़ा लिखने की बजाय हम सिर्फ 2 का लफ्ज़ इसके साथ ऐड करते हैं कि 2 पैदा होते हैं। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में या 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है। आल्सो NAD ऑक्सीडाइज NAD भी इन्वॉल्व होता है। अब देखिए क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फेज है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे हो गई है, यहाँ पर जो आपके पास ऑक्सीडाइज एडी है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो होता है, ये अपने 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनएडी को दे देते हैं। तो एनएडी को ये रिड्यूस कर जाते हैं NADH2 में, और खुद ये जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है किस चीज़ में, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पर तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट थे, सिर्फ कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच था, मतलब एक फास्फेट था। अब यहाँ पर तो 1,3-डाइफॉस्फेट है, एक कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है, एक कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। 3 तो पहले से मौजूद था फास्फेट ग्रुप, ये 1 कहाँ से आ गया। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके पास चूंकि ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में स्पेशली साइटोसोल में होता है, जहाँ पर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वहाँ पर ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है साइटोसोल से, ठीक है, साइटोसोल से इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है, बल्कि अगर हम इसके साथ भी 2 लेंगे क्योंकि 2 दफ़ा हो रहा है, तो ये फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट इसी रिएक्शन में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो फास्फेट ग्रुप है ये कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ अटैच हो जाता है, तो 2 फास्फेट इसलिए हो जाते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या हो गया, इसने इसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसी वजह से इसको ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज भी कहा जाता है, इसको पे ऑफ फेज भी कहा जाता है। ये आपको कुछ प्रोडक्ट देते हैं। अब देखिए, तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड is converted into 3-phosphoglyceric acid in the presence of enzyme phosphoglycerate kinase, और साथ साथ in the presence of ADP adenosine diphosphate। अब ये जो आपके पास 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ पर 2 फास्फेट का जिक्र हमने किया था कि एक कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ है, एक कार्बन नंबर 3 के साथ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कार्बन नंबर फर्स्ट का फास्फेट ग्रुप किधर चला गया, वो क्या कर लेते हैं, वो एटीपी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। कैसे, देखिए ये जो फास्फेट ग्रुप है ये इससे डिटेच हो जाता है और ये इसी एडीपी के साथ अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडीपी के साथ हम एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को अटैच कर ले, तो फास्फेट और एडीपी क्या बनाएगा आपके पास, एटीपी बनाएगा, आपके पास एटीपी बने, यहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि 2 दफा ये प्रोसेस होता है तो 2 एटीपी आपके पास बन जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमने सिर्फ 3 फास्फेट लिखा है, एक फास्फेट इधर इस्तेमाल हुआ है एटीपी की फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट स्टेप में 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में। सिर्फ यहाँ पर फास्फेट ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाता है एंजाइम की मदद से, इसको म्यूटेट कर जाता है। कार्बन नंबर 3 पर जो फास्फेट ग्रुप अटैच था उसको कहाँ पर ले जाते हैं, कार्बन नंबर 2 पर इसको ले जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, फास्फोइनोल पायरोइक एसिड या पीईपी या पेप भी कहा जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से एंजाइम की मदद से, एनोलेज एंजाइम की मदद से। साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं। फिर ये जो फास्फोइनोल पायरोइक एसिड है, पेप या पीईपी, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरोइक एसिड में। एंजाइम जो है कौन सा इन्वॉल्व होता है, पायरोवेट काइनेज। साथ साथ एडीपी के मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होते हैं, 2 एडीपी मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर फिर स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर तो फास्फेट ग्रुप का जिक्र है, लेकिन पायरोइक एसिड में तो फास्फेट नहीं है, वो फास्फेट किधर चला गया, वो बेसिकली किधर चला जाता है, एडीपी की फॉर्मेशन में। तो इसका जो ये फास्फेट ग्रुप है ये इसी एडीपी के साथ कंबाइन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल चूंकि बनते हैं तो 2 आईपी 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट हम लेते हैं और 2 एटीपी आपके पास बना लेते हैं, और आपके पास एक कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, पायरोइक एसिड में, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिखा है कि C3H4O3, C3H4O3। अब ये तो मतलब 2 पायरोइक एसिड का मतलब तो ये है कि ये ग्लूकोज के हाफ है। ग्लूकोज आपके पास क्या है, C6H12O6 है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर तो
अगर C6 थे ग्लूकोज के तो C3 भी ठीक है। अगर ग्लूकोज में यहाँ पर फॉर एग्जांपल H12 थे तो यहाँ पर तो H4 है, यहाँ पर तो H6 आना चाहिए। 2 हाइड्रोजन क्यों कम है? वो 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो बेसिकली ये NAD को रिड्यूस कर जाते हैं, NAD को रिड्यूस कर जाते हैं। इस वजह से ये 6 की बजाय यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और O6 ग्लूकोज में, यहाँ पर पायरुवेक एसिड में O3 है, इसका हाफ है। ठीक है, तो आपके पास ये 2 पायरुवेक एसिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके पास बन जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोलाइसिस की डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स into formation of 2 pyruvic acid with the net gain of 2 ATP molecules। अब दो नेट गेन कैसे आते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ATP इस्तेमाल कितने होते हैं पूरे प्रोसेस में? एक ATP जो है आपके पास ये इस्तेमाल होता है फर्स्ट स्टेप में, एक ATP थर्ड स्टेप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बनते कितने हैं? यहाँ पर आपके पास 2 ATP इधर आपके पास बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 ATP आपके पास इधर बनते हैं, तो 2 जमा 2 4 हो गए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 ATP जो है आपके पास बनते हैं। कंज्यूम कितने होते हैं? ये 2 इस्तेमाल होते हैं, तो 4 से आप क्या कर लें? 2 को माइनस कर लें। तो 4 से आप 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास कितने नेट ATP आ गए? नेट आपके पास आ गए 2 ATP। ये 2 जो मैंने इधर लिखा है 2 ATPs, जो प्रोडक्ट्स में मैंने लिखा है, ये 2 नेट ATPs पैदा होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। पैदा होते हैं 4, लेकिन 2 1 स्टेप और थर्ड स्टेप में कंज्यूम हो जाते हैं, तो नेट आपके पास 2 रह जाते हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पर जिक्र है 2 पायरुवेक एसिड, आपके पास एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेक एसिड बन गए, ये भी आपके पास एक प्रोडक्ट्स आए हैं। इसके अलावा 2 NADH2 भी आपके पास आ गए हैं। 2 NADH2 आपके पास किधर पैदा होते हैं? ये 2 NADH2 जो मैंने बताया था कि 2 NADH2 जो है ये आपको इनडायरेक्ट ATP देते हैं। इसकी पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन होनी है, फिर आपको ATP देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर कहें कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक NADH2 है, ये एक NADH जो है आपको कितने ATP देते हैं? ये तो है 2 आपके पास। फॉर एग्जांपल 2 NADH2 है, लेकिन एक NADH जो होता है आपको 3 ATP देता है। 1 NADH2 ये आपको 3 ATP देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास पहले कितने होते हैं? 2। तो 2 में अगर आप इसको ज़रब दे दें 2 में, तो कितने हो जाएंगे? आपके पास 6 ATP हो जाएंगे। ये जो आपको 6 ATP जो ग्लाइकोलाइसिस में पैदा होने थे, लेकिन वहाँ पर पैदा नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, एक एनएरोबिक स्टेप है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, एरोबिक में भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोलाइसिस इज अ स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के लिए है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। अब 6 ATP जो होती है बेसिकली फिर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको देंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो 6 ATP जो 2 NADH से पैदा होते हैं, ये आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये 2 जो नेट आपके पास पैदा होते हैं, ये डायरेक्ट ATP की क्या है? फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये आज का जो आपका ये टॉपिक था, ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने लिंक रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ना है कि ये जो आपके पास 2 पायरुवेक एसिड है, ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं होते, बल्कि पहले ये जो होते हैं ये लिंक रिएक्शन में से पास होंगे, एसिटाइल ग्रुप बनाएंगे और फिर जो है क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। MCQs बहुत सारे इससे आ सकते हैं। अगर फिर भी कहीं पर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।